सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी के समास प्रकरण की जो ये पुस्तक है, लघु सिद्धांत कौमुदी सर्व जगत प्रसिद्ध व्याकरण की पुस्तक, उसकी 12वीं कक्षा को पढ़ रहे हैं, जो अव्ययी भाव समास चल रहा था। तो मित्रों, गत कक्षा में मैं आपको अव्ययी भाव समास पढ़ा रहा था और जो भी महानुभाव इस संपूर्ण लघु सिद्धांत कौमुदी के जो प्रकरण हैं, समास प्रकरण हैं, कारक प्रकरण, सिद्धांत कौमुदी का कारक प्रकरण पढ़ाया गया है और संज्ञा प्रकरण लघु सिद्धांत कौमुदी का, संपूर्ण संधि प्रकरण लघु सिद्धांत कौमुदी का, संपूर्ण षडलिंग प्रकरण लघु सिद्धांत कौमुदी का, ये सभी प्रकरण आप देववाणी संस्कृतम ऐप पर जा करके वहां पर जो भी उसका मूल्य है उसको कार्ड के माध्यम से पे करके कहीं पर भी कभी भी पढ़ सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप इस सूत्र पर संपर्क कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है और कॉलिंग नंबर भी है। चलिए मित्रों, अब मैं आपसे बात करूंगा कि हमने गत कक्षा में आपको ये तीन सूत्र पढ़ाए थे। एक तद्धिता अव्ययी भावे शतभ्यः और ये एक नदी भिष्ट, ये समास विधायक सूत्र था आपका, ठीक है। और ये समासांत प्रत्यय अर्थात अव्ययी भाव समास से जो समासांत प्रत्यय होता है उससे संबंधित सूत्र थे। तो अव्ययी भाव समास से ही समासांत प्रत्यय जो होता है उसके एक दो सूत्र और हैं, उनको भी हम आज की कक्षा में पढ़ते हैं। तो आइए मित्रों, आज की कक्षा में मैं आपको सूत्र पढ़ाता हूं। ये अनश्च सूत्र है, 5वें अध्याय के चौथे पाद का 108वां सूत्र है। जिस प्रकार से अव्ययी भावे शरत प्रभृतिभ्यः ये सूत्र आपका कार्य कर रहा था, वे उसी से जैसा ही कार्य भी करता है। उससे टच प्रत्यय होता था, अव्ययी भाव समास से होता था, तो इसमें भी होता है। और इस सूत्र में आएगा पदच्छेद, देखते हैं इसका। अनः, ये अनः क्या है? पंचमी विभक्ति एक वचनांत। अनः पंचमी 5-1, ठीक है। च ये अव्यय पद है, जानते हैं आप। तो इस सूत्र के अंदर कुछ सूत्रों की अनुवृत्ति आती है। आइएगा, अनुवृत्ति को हम देख लेते हैं। ये देखिएगा, ये राजा सख्य भ्यष्टच से टच की अनुवृत्ति आती है। ये सूत्र वहां ऊपर है, मैं अभी दिखला दूंगा। अव्ययी भावे शर्त प्रभृतिभ्य से क्या है? ये पूरा ये इतना आता, अव्ययी भावे आता है, इसमें अव्ययी भाव आता है। और यहाँ सप्तमी है, परंतु इस सूत्र में इसको हम पंचम्यंत में बदल देते हैं, विभक्ति विपरिणाम कर देते हैं। और तद्धिता की अनुवृत्ति आ रही है, समासांता की अनुवृत्ति आ रही है, प्रत्यय और परश्च की भी अनुवृत्ति आ रही है, ज्ञात प्रातिपदिकात इसकी भी अनुवृत्ति आ रही है, अर्थात अधिकार चल रहा है। और ये अनः यह अव्ययी भावात का विशेषण बन जाता है। अव्ययी भावात ये क्या है? विशेष है, इसका विशेषण अनः बन जाता है, ठीक है। अव्ययी भाव समास कैसा? जिसके अंत में अन हो, ठीक है, इस प्रकार से। अब आइएगा, इसका अर्थ देख लेते हैं एक बार, क्योंकि ये सूत्र हमने दिखा दिया था पिछली कक्षा में। ये टच विधायक सूत्र है आपको। चलिएगा, अष्टाध्याय में भी आपको कुछ सूत्रों को हम देख लेते हैं। ये लीजिएगा, देखिएगा, ये आपका है
ये देखिएगा, यहां पर आपको राजा ह सख्य भ्यष्टच, ये सूत्र दिख रहा है आपको, राजा ह सख्य भ्यष्टच, ये सूत्र है। ये टच प्रत्यय है, ये टच प्रत्यय आगे चलता है, ठीक है। और जो अनश्च हम सूत्र पढ़ने जा रहे हैं वो आपका सूत्र यहां पर है, अर्थात उसके आगे है। तो उसमें भी टच की अनुवृत्ति आती है और ऊपर से अव्ययी भावे आता है, ठीक है। चलिएगा, अब देखते हैं उसका अर्थ। ये देखिएगा, आचार्य वरदराज महाराज जी कहते हैं, अनंताद अव्ययी भावात टच स्यात्। क्या है? अनंतात् माने अनंत माने अन है जिस शब्द, जिस अव्ययी भाव समास के अंत में, माने अनंत अव्ययी ना हलंत है, ऐसे अव्ययी भाव समास से क्या हो जाता है जी, टच प्रत्यय हो जाता है, ठीक है। और वो समास का अवयव होता है। अब देखिएगा, इसका जो उदाहरण लिया है वो उदाहरण लिया है उपराजम। क्या है? उपराजम, ये इसका उदाहरण है, ठीक है। उपराजम, तो अब माने इसका जो लौकिक विग्रह होगा राज्य समीपम। क्या होगा? राज्य समीपम, तो राजा के समीप, ये इसका उदाहरण होगा लौकिक विग्रह। और जब अलौकिक विग्रह करेंगे तो राजन नस उप, ये होगा अलौकिक विग्रह। और ये जो उप है वो समीप अर्थ में, समीप अर्थ में होने से क्या, अव्यय विभक्ति समीप, इस से समीप अर्थ में विद्यमान जो अव्यय उप है उसका समास हुआ, जिसको हमने पढ़ लिया है। समास हुआ, समास होने के बाद में क्या हुआ, इस पूरे समुदाय की कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। प्रातिपदिक संज्ञा होने से क्या हुआ, सुपो धातु प्रातिपदिकयों से जो प्रातिपदिक के अवयव जो सुप है उनका लुक हो गया। क्या बचा हमारे पास में, शुद्ध राजन उप। अब इसकी प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उप की उपसर्जन संज्ञा, तो उपसर्जनम पूर्वम से उप पूर्व में आ जाएगा। उप पूर्व में आ गया आपका, तो क्या बन गया आपका, उपराजन। स्थिति बदल गई, राजन पीछे आ गए, उप पूर्व में चले गए। तो अब ये क्या है, अव्ययी भाव समास हुआ मित्रों, अव्ययी भाव समास है। और ये उपराजन जो शब्द है, ये जो प्रातिपदिक है, ये क्या है, अनंत, अंत में दिख रहा है आपको, राजन अन। तो अब इससे अव्ययी भाव समास से क्या है, अनश्च जो सूत्र हमने अभी पढ़ा था उससे टच प्रत्यय हो जाता है, टच का अवचता है, तो उपराजन अ, ऐसा हो गया, ठीक है। उपराजन अ, ये स्थिति आपकी हो गई। अब उपराजन अ, तो अब क्या है, इसकी यची भम से, यची भम से इसकी भसंज्ञा हो गई। उपराजन की क्या हो गई, भसंज्ञा। ये हमने संज्ञा प्रकरण में आपको बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ा दिया है, ठीक है। यची भम, तो यची भम से भसंज्ञा हो गई उपराजन की। अब क्या है, भसंज्ञा होने पर कुछ कार्य होता है मित्रों। भसंज्ञा होने पर क्या होता है, भस्य जो अधिकार है उसमें कार्य होता है। क्या कार्य होता है, उस कार्य को बता रहा है ये आगे वाला सूत्र। ये करता है भ संज्ञा के टी भाग का लोप करता है। चलिएगा इस सूत्र को देखते हैं। हमारी जो स्थिति हो गई है, क्या हो गई है, उप रा जन, और ये इतनी हो गई, और आगे टच का आ गया, ठीक है। अब देखिएगा, नस्तद्धिते, नस्तद्धिते, ये क्या है, नह, नह, ये आपका षष्ठी एक, और तद्धिते सप्तमी विभक्ति एक वचनांत, ठीक है। ये सप्तमी एक, ठीक है, ये सप्तमी विभक्ति एक वचनांत होगा। अब इसमें ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, किसकी अनुवृत्ति आ रही है, यहां पर देखिएगा इन्होंने बताया है।
ये देखिएगा, टेह, एक ऊपर टेह सूत्र है, उसकी सूत्र की अनुवृत्ति आती है, और अल्लोपोनः से लोप की अनुवृत्ति आती है, और भस्य का अधिकार चल ही रहा है। चलिएगा, अष्टाध्यायी में भी आपको अब दर्शन करा ही देता हूं। देखिएगा, ये सूत्र है आपका भस्य, ये भस्य सूत्र है, इसकी अनुवृत्ति आती है। ठीक है, आगे आ रहा है ये अल्लोपोनः, दिख रहा है आपको अल्लोपोनः, अल्लोपोनः से लोप की अनुवृत्ति आ गई। ठीक है, लोप की अनुवृत्ति आ गई, और टेह, ये सूत्र आगे टेह दिख रहा है आपको, टेह, टेह की अनुवृत्ति आती है, और जो हम सूत्र पढ़ रहे हैं नस तद्धिति, तो ऊपर से इतनी अनुवृत्तियां, और अंग की अनुवृत्ति भी आती है, अंग भी जुड़ जाता है। तो चलिएगा, अब इसका वही मैंने ये दिखा दिया आपको, इस प्रकार से टी का लोप होता है। टी क्या है आपको पता है, टी अचोन्त्यादि टी, माने अचाम मध्य यो अंत्यच स आदरे यस्य समुदायस्य स समुदाय टी संज्ञको भवति। माने कोई शब्द है, और उस शब्द के अंदर जो जितने भी अच माने स्वर, हल नहीं स्वर, तो उसमें जो अंतिम स्वर है, वह अंतिम स्वर जिन वर्णों के आदि में है, तो उसकी क्या हो जाती है, टी संज्ञा। अभी अब इसमें घटाएंगे टी संज्ञा। तो अब ये सूत्र कहता है कि टी का लोप होता है। देखिएगा, अब आचार्य वरदराज महाराज जी ने क्या कहा, नान्तस्य भस्य टेर लोपः तद्धिते। ठीक है, नान्तस्य मैं न अंत में जिसके ऐसे भसंज्ञक, भसंज्ञा हो गई है। ठीक है, तो उसके टी भाग का लोप हो जाता है, तद्धित प्रत्यय के परे रहती। जो टच प्रत्यय हुआ था ये कैसा, तद्धित भी है, तद्धित है मित्रों, तो तद्धित है। तो अब क्या है, इस सूत्र से उपराजम हमारी स्थिति क्या हो गई थी, उपराजन, और ये टच का अ, तो यहां पर इस सूत्र से टी भाग क्या है। अब टी संज्ञा किसकी होती है, ये हमने आपको बता दिया, राजन का, तो ये राजन है। ठीक है, तो अब हमने कहा टी संज्ञा शब्द के अंत में जो अच, कौन सा अच है इसके अंदर, ये ज का अ, और ये अ आदि में है, जिसके उस पूरे समुदाय की, ज आदि में अ, ज का अ किसके आदि में, न के आदि में, तो ये जो अन भाग है इसकी क्या हो गई, टी संज्ञा, टी संज्ञा हो गई, अचून इत्यादि टी संज्ञा हो गई। तो इस सूत्र ने टी का लोप कर दिया, क्योंकि वो सारी शर्त घट रही है, भसंजक भी है, ये तद्धित प्रत्यय भी परे है, तो टी का लोप हो गया, टी का लोप हो गया, अन का लोप हो गया, अन का लोप हो गया मित्रों। तो क्या बचा हमारे पास में, देखिएगा, ये देखिए, उपरा ज और अ, यही बचा, क्या बचा, यही बचा मित्रों, ये देखिए उपराज। अब आप इसको मिला दीजिएगा, मिलाने पर क्या बनेगा, ये आपका ये बन गया उपराज, उपराज बन गया। अब फिर ये कृतज्ञ समासाश्चर्य, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा थी, प्रातिपदिक होने से स्वादि उत्पत्ति हो जाएगी, सु आ जाएगा, और सु आकर के इसका क्या होगा, वही इसकी अव्यय भाव संज्ञा है, तो अव्यय भावस्य से अव्यय संज्ञा हो गई, और अव्यय संज्ञा होने से अव्ययदाप सुपर से सुप का लुप प्राप्त हुआ, फिर उसका अपवा नाव्ययी भाव तुम तो पंचम्या से क्या लुक को रोक करके अम कर दिया, अम कर दिया इसको, तो सु को अम हो गया, और अमी पूर्व से पूर्व हो गया, तो क्या बन गया जी, उपराजम, ऐसा बन गया, उपराजम, राजा के समीप। इसी प्रकार से अध्यात्मम, आइएगा अध्यात्म को भी देख लेते हैं। ये सूत्र तो हमने पढ़ लिए, ध्यान रखने हैं आपको इसमें, नस्तद्धिते और ये आपका अनश्च। अब देखिएगा, अब आ जाइएगा, अब हम बनाते हैं अध्यात्मम। अध्यात्मम इनके अनुसार बना देते हैं, अर्थात इनके अनुसार ही बना रहे हैं सारा कुछ। अध्यात्मम माने आत्मा में, माने आत्मा के विषय में, इसका अर्थ ये होता है।
तो आत्मनि अधि, यहाँ अधि आत्मनि अधिकृत्य ऐसा है, अधिकृत्य ऐसा लिख देंगे। आत्मा को अधिकार करके माना आत्मा के विषय में। तो इसका लौकिक अलौकिक विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, आत्मन घी और अधि, अधि सप्तम के अर्थ में प्रयोग होता है। तो ये विभक्ति जिसमें पढ़ा हुआ था वो कौन सी विभक्ति है, सप्तम में। तो जैसे हमने पहले जो हमने बनाया था अधिहरि, सबसे पहला उदाहरण हमने अधिहरि बनाया था। तो जो विभक्ति इस अर्थ में विद्यमान ये क्या अधि है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक लिखने में हो जाती है, हम भी लिखते हैं, हमारे से भी हो जाती है, सबसे हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा कोई आप ऐसा ना सोचिए क्या गलत लिखते हैं, नहीं, लिखने में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं सोचते हुए, चिंतन करते हुए। इसलिए मैं कभी लिखता हूं तो मैं सोच कुछ रहा हूं परंतु कुछ लिख जाता है गलती से, तो उसको आप सोचें अरे इनको ये भी नहीं आता है जी, नहीं आता है, ऐसी बात नहीं है। लिखने में जो पढ़ाने वाले होते हैं उनका दिमाग कई जगह कार्य करता है, तो लिखने में कोई अक्षर इधर उधर लिख जाता है, छूट जाता है। चलिएगा, तो अब अधि, तो अधि यहाँ पर विभक्ति के अर्थ में विद्यमान है, इसलिए इस सूत्र से समास हो गया। समास हो गया, समास होने से क्या हो जाएगा, सुपो धातु वो कृतद्धित समासाश्च से इस समुदाय की समास प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। प्रातिपदिक संज्ञा होने से क्या हुआ, सुपो धातु प्रातिपदिक से क्या हुआ, लुक हो गया। तो क्या बचा, आत्मन अधि, अधि की क्या है, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा है, क्योंकि वहां पर अव्ययम ये प्रथमा से निर्दिष्ट है और ये अव्यय है, और उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व में प्रयोग हुआ, तो क्या बन गया, अधि आत्मन। ठीक है, और इको एड़ची लगा करके क्या बन गया, अध्यात्मन। ठीक है, अध्यात्मन जो हमने अभी अनष्ट सूत्र पढ़ा था कि अनंत यदि है अव्ययी भाव समास तो उससे क्या है, टच प्रत्यय हो जाता है, टच का आवश्यकता है, तो अध्यात्मन ऐसा बन गया। तो अ के परे रहने पर क्या है, अध्यात्मन, और ये अ है भसंज्ञा, वो ये चीज हमसे अभी हमने बताया था। भसंज्ञा होने से क्या है, अध्यात्मन में ये अनंत है, अनंत होने से ये न अंत में है, तो नस्तद्धिते, नस्तद्धिते से अन भाग टी, जो टी भाग है उसका लोप हो गया, तो अध्यात्म बना, और मिलाकर के अध्यात्म ऐसा बन गया। अब अव्ययी भावश्य से अव्यय संज्ञा होने से और फिर सुआदि आएगा, उसका लुक प्राप्त होगा, पर नाव्ययी भाव पंचम्या से उसको रोक दिया जाएगा, अम हो जाएगा। अम होकर के अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर के अध्यात्मम ये बन गया। ठीक है, अध्यात्मम, तो अध्यात्मम आप हमेशा ऐसा लिखेंगे, अध्यात्मम, तो अध्यात्म माने आत्मा के विषय में। तो ये कंप्लीट हुआ आपका। ठीक है, इन सूत्रों से इसमें ये आपका अनश्च और नस्तद्धिते ये प्रत्यय विधायक सूत्र है, और ये टी संज्ञा के लोप विधायक सूत्र है। अब इसी समासांत प्रत्यय टच प्रत्यय के संबंधित कुछ सूत्र और हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं, देखिएगा। ये कहते हैं, आगे सूत्र है नपुंसकादन्यतरस्याम। ठीक है, नपुंसकात इसमें पंचमी व्यक्ति है, अन्यतरस्याम सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत है। ठीक है, और नपुंसकात प्रथम पंचमी व्यक्ति एक वचनांत, सरल है, कोई समास नहीं है। ये भी टच प्रत्यय का विधान करता है मित्रों। ठीक है, इसमें अनुवृत्ति ऊपर से आती है, देखिएगा, यहां देखते हैं। ये इसमें अव्यय अनश्च से अन की अनुवृत्ति आती है, अव्ययी भावे शरत प्रतिभ्य से अव्ययी भाव की अनुवृत्ति आकर के वो पंचमी बदल जाता है, सप्तमी था पंचमी हो जाता है। राजा सच भ्रष्ट से टच आता है मित्रों, और प्रत्यय परश्च तद्धिता और समासांता का अधिकार चल ही रहा है, इतना आ जाता है। अब इसका इतना मिलाकर के क्या अर्थ बनता है, देखिएगा। ये कहते हैं नपुंसक अनंतम यत क्लीवम तदंताद
अव्ययी भावात टच वा स्यात्। कहते अनंत, माने अभी हम अनंत की बात कर रहे थे नश्च, परंतु ये कह रहे हैं कि अनंत जिस समासांत के अंत में, अव्ययी भाव समास के अंत में अन है, परंतु वो शब्द कैसा है, नपुंसक लिंग। क्लीबंतम क्या है, अनंतम जो शब्द, अनंतम का होने पूरा समास का नहीं, पूरा समास का नहीं, तो समास के अंदर अंतिम शब्द, क्योंकि समासांत तो पूरा ही नपुंसकलिंग हो ही जाता है, अव्ययी भाव समास तो नपुंसकलिंग होता ही है, परंतु ये कह रहे हैं कि समास के अंदर जो अंतिम पद है और वो अनंत है, और वो कैसा होना चाहिए, क्लीबम है, नपुंसक लिंग। ये नपुंसक लिंग है तो उस अव्ययी भाव समास से जो टच प्रत्यय क्या है, पूर्व वाले सूत्र से अनश्च से नित्य प्राप्त था, तो उसको क्या है, विकल्प से होगा। ठीक है, तो हमारे पास में इन्होंने उदाहरण दिया उपचर्मम और उपचर्म, हो जाएगा तब ये बनेगा टच प्रत्यांत, और नहीं होगा तो ये बनेगा। इसके अंदर जो चर्मन शब्द है, क्या शब्द है, चर्मन, इस चर्मन शब्द कैसा है, अनंत है और नपुंसक लिंग है। कैसा, नपुंसक लिंग है मित्रों। तो नपुंसक लिंग है, इसलिए ये समास में आएगा, अव्ययी भाव समास में, तो इससे विकल्प करके टच प्रत्यय होगा। आ जाइएगा, अब इसकी हम सिद्धि देख लेते हैं। उपचर्म, ये दो उदाहरण हमारे बनने हैं, ठीक है, देखिए वही इन्होंने देखो लिखा है, अन अंत वाला जो नपुंसक लिंग शब्द, तदंत मान वह शब्द है जिसके अंत में ऐसा अव्ययी भाव समास से विकल्प से तद्धित संज्ञक टच प्रत्यय होता है। तो उपचर्मम और उपचर्म का ये पूरा है, ठीक है, चमड़े के समीप, तो चर्मण समीपम ये लौकिक विग्रह हुआ। अलौकिक विग्रह में क्या होगा, चर्मन गस और उप ये हो जाएगा। हमने कई बार बताया, फिर भी अंत में यहाँ सु लगा दे सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, कोई बात नहीं, वैसे लगाना चाहिए प्रक्रिया के अनुसार। तो चर्मन गस उप, तो इसमें समीप अर्थ में ये उप है, तो समीप अर्थ में है, तो समीप अर्थ में ये अव्यय है, तो इसका इस सूत्र से समास हो जाएगा। ये हमने बहुत बार पढ़ लिया, इसमें पूरा रट ही गया जी, ठीक है। समास हुआ, तो समास होने से क्या बन गया, चर्मन गस उप और कृत तद्दे समासाश्च प्रातिपदिक संज्ञा सुपोधातु प्रातिपदिक से लुक हो गया, चर्मन उप प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उप की उपसर्जन संज्ञा हो गई, उपसर्जनम पूर्वम से उप शब्द पूर्व में आ गया, तो उपचर्मन बन गया। चर्मन शब्द नपुंसक लिंग है। अब देखिएगा, अतः नपुंसक दंड तरस्याम से विकल्प से समासांत टच प्रत्यय, क्या है, टच प्रत्यय होगा, जो कि अनश्च सूत्र से नित्य प्राप्त था, तो विकल्प कर दिया टच, तो अनुबंध लोप होकर के क्या बना जी, चर्मन, उपचर्मन और अ, ये टच का आ गया, ठीक है। अब अके परे रहते इसकी यची भम से भसंज्ञा है, भसंज्ञा होने से क्या है, उपचर्मन में विद्यमान जो अन है उसका नस तद्धिते से लोप हो गया, जो हमने आपको पिछली कक्षा में बताया था, नस तद्धिति। तो उपचर्मन, तो उपचर्म टी वाक्य है इसका, अचुनता है, टी संज्ञा किसकी है, अन की, तो अन चला गया, लोप हो गया, तो उपचर्म अ मिला करके उपचर्म ऐसा बना। अब स्वादि उत्पत्ति करेंगे, और अव्ययी भावश्च से अव्यय संज्ञा है, तो अव्यय आप सुबह से लुक प्राप्त होगा उस विभक्ति का, उसका नाव्ययी भाव दतोंत पंचम्या से निषेध करके अम आदेश हो जाएगा, अमी पूर्व से पूर्व होकर के क्या बनेगा, उपचर्मन। ये कौन सा बना, टच प्रत्यय जब हो गया है तब। अब ये नपुंसका दंड तरस्याम, ये सूत्र क्या करता है, टच प्रत्यय का विकल्प से विधान करता है। तो अब जब नहीं होगा तो क्या होगा, सारी प्रक्रिया वही रहेगी, इसमें क्या होगा, टच न होने के पक्ष में उपचर्मन बनेगा, उपचर्मन बनेगा, ये समासांत हो गया, इससे सु आएगा, तो ये सु आएगा, तो सीधा इसमें अव्ययी भावस्य से अव्यय संज्ञा है, अव्यय संज्ञा होने से अव्यय से लुक हो जाएगा। लुक क्यों हो जाएगा,
देखिए उप, ऐसा उप चर्मन, ये ह्रस्वकारांत नहीं है, इसलिए इसमें क्या होगा, वो नहीं लगेगा, नाभ्ययी भाव तुम पंचम में नहीं लग सकता है, वो अकारांत में लगता है, ह्रस्वकारांत में। तो इसका लुक हो गया। और अब क्या है, ये नकार प्रातिपदिक के अंत में आ गया और पद संज्ञा भी है। तो नलोपः प्रातिपदिकांतस्य, क्या नलोपः प्रातिपदिकांतस्य से उपचर्मन के नकार का भी लोप हो गया। तो क्या बना, उपचर्म। ठीक है, तो आपके ये दो रूप इसमें सिद्ध हो गए, उपचर्म और उपचर्मम। ये समासन है टच प्रत्यंत, और ये टच प्रत्यय नहीं हुआ है तब का है। चलिए मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी के समास प्रकरण अव्ययी भाव समास का अंत होने जा रहा है। एक सूत्र और है, उसको और पढ़ लेते हैं, इसी से संबंधित है, कोई विशेष सूत्र नहीं है। कहते हैं झयाः, झयाः, झयः, ये क्या है, पंचमी व्यक्ति एक वचनांत है। ठीक है, झय, झय क्या है, ये प्रत्याहार है। झय क्या है, ये प्रत्याहार है। झय प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण क्या कहे जा रहे हैं यहाँ पे, झय। झय के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, चलिएगा। वैसे तो आप लघु सिद्धांत कौमुदी शास्त्र पढ़ रहे हैं मित्रों, तो शास्त्र पढ़ रहे हैं तो आप काफी जानकारी रखते हैं। देखिएगा, झय, झय कहाँ है आपका, झ ये है। ठीक है, ये झ, और या कहाँ है, या ये है। तो यहां से लेकर के यहां तक के इन हलंतों को छोड़ करके सभी वर्ण क्या है, झय। तो ये वर्ण वहां कहे जा रहे हैं। झय माने ये वर्ण, वर्ग के चौथे अक्षर, वर्ग के तीसरे अक्षर, वर्ग के दूसरे अक्षर, वर्ग के पहले अक्षर, मतलब चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले वर्ण वर्गों के, ये आ गए झय के अंतर्गत। चलिए अब आ जाइएगा, सरल अर्थ है इसका। कहते हैं इसमें भी वही अनुवृत्ति आ रही है, अव्ययी भावे शर्तभ्य से अव्ययी भावे की, और वो पंचमी बदल जाता है, और टच की ऊपर से आ रही है, राजा टच, और तद्दिता चला आ रहा है, और प्रत्यय परश्च ज्ञा प्रातिपदिकात्, वो सभी सूत्र चले आ रहे हैं। झयंतात अव्ययी भावात टच वा स्यात्, कह रहे झयंत माने झय प्रत्याहारांतर्गत वर्ण में से कोई यदि अव्ययी भाव समास के अंत में है तो उससे भी विकल्प से टच प्रत्यय होता है। उदाहरण दिए, उपसमिधम, उपसमित। ठीक है, ये समासांत टच प्रत्यय का रूप है, ये समासांत टच प्रत्यय नहीं हुआ है तब का। इसका एक रूप और बन जाता है, उसको भी हम बतला देंगे, उपसमिद, ऐसा भी बन जाता है। त और द, बस यही अंतर आ जाता है। चलिएगा अब इसकी सिद्धि देख लेते हैं हम। ये देखिएगा, उपसमिधम, तो समिधा समीपम, समिधा समीपम, तो समिध गस उप का उप समीप अर्थ में इस सूत्र से समास हो जाएगा, अव्ययम विभक्ति से। वही सारी प्रक्रिया समास होने पर कृतज्ञ समासाच सुपोधा तो प्रातिपदिकयो हो, और लुक हो गया प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, उपसर्जनम पूर्वम से उपपूर्व में आ गया, तो क्या बन गया जी आपका ये उपसमिध। और ये कैसा है, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास है, और इसके अंत में क्या वर्ण है, ध। ध किसके अंतर्गत आता है, झय प्रत्याहार के अंतर्गत। इसलिए झयंत अव्ययी भाव से, इससे झय सूत्र से विकल्प से टच प्रत्यय हो जाता है। टच प्रत्यय होगा टच का अवचा, उपसमिध अ, और मिला करके उपसमिध और सु आदि बन करके, और उसको अम आदि होकर के क्या बन जाएगा, उपसमिधम। ये सारा बन जाए उपसमिधम, ये बन गया उपसमिधम। और जिस पक्ष में टच नहीं हुआ है उस पक्ष में आप सारे कार्य यहां तक कर लेंगे, यहां तक कर लेंगे, सभी काम उपसमिध बन जाएगा। और ये पूरा एक समासांत, इससे स्वादि उत्पत्ति हो जाएगी। स्वादि उत्पत्ति हो जाएगी मित्रों, तो फिर क्या, उससे जो सु आएगा
उपसमिध है ऐसा, उससे जो सु आएगा उसका क्या है, अव्यया दाप सुपह से लुक हो जाएगा, क्योंकि ये अदंत नहीं है। लुक होकर के अब क्या है हमारे पास में आए, उपसमिध ऐसा है, उसको क्या हो जाता है, झलाम जशो अंते, सूत्र है संधि वाला, झलाम जशो अंते से क्या हो जाता है, उस ध को द हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द, और फिर उस द को वावसानी से विकल्प करके चर आदेश हो जाता है उसी वर्ग का प्रथम अक्षर, तो ये बनेगा उपसमित, द को पहला क्या हो जाएगा, चर माने त, तो उपसमित उपसमिद, ये दो उदाहरण ये और बनेंगे जो मैंने पहले बता दिए थे। तो मित्रों ये अव्ययी भाव समास आपका पूरा कंप्लीट हो गया लघु सिद्धांत कौमुदी का। ठीक है, इसके अंदर मित्रों कुछ आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, हमने अव्ययी भाव समास पढ़ा, ठीक है। अव्ययी भाव समास में यह ध्यान रखना चाहिए आपको कि किस अर्थ में किस शब्द के साथ समास हो रहा है, और लौकिक विग्रह क्या बनता है, अलौकिक विग्रह क्या बनता है, ये अव्ययी भाव समास की विशेषता है, क्योंकि लौकिक विग्रह अलग होता है, अलौकिक विग्रह अलग होता है, इसलिए यहाँ पर विशेष ध्यान देना होता है। और इसके अतिरिक्त आपको यदि ह्रस्वकारांत शब्द है तो सुप का अलुक और तल्लुक नहीं होगा, उसके स्थान पर अम होगा, और अम होगा, और नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो लुक हो जाएगा। और जो पंचमी अदंत से होगा उसको अम नहीं होता है, परंतु उसको अम नहीं होता, उसके रूप चल जाते हैं, लुक भी नहीं होता और अम भी नहीं होता। और तृतीया और सप्तमी में क्या होता है, अम विकल्प से होता है, तो उसको राम के समान भी रूप, जो ह्रस्वकारांत के सप्तमी में जो रूप बनते हैं, तृतीया में जो रूप बनते हैं वो भी बन जाते हैं। और अव्ययी भाव समास में कहीं पर भी सह शब्द का, सह अव्यय का समास होता है तो उस सह को स भी आदेश हो जाता है मित्रों। अब मित्रों आपको इन्होंने, ये पुस्तककार हैं, इन्होंने बहुत अच्छी हिंदी व्याख्याकार हैं, तो इन्होंने लिखा परीक्षा, परीक्षा आपको अपने आप करनी है। परीक्षा क्या करनी है अपने आप आपको, कि इस प्रकरण में समास करने वाला एक ही सूत्र है, वास्तव में एक नहीं है, दो हैं, एक अव्यंग व्यक्ति और एक नदीभिश्च, दो सूत्र थे, तो उसके सभी अर्थों में आपको समास और उदाहरण लिख करके दिखलाने हैं, और ये संपूर्ण 50 अंक का है मित्रों, तो ये स्वयं करने वाली चीज है। और आगे की कक्षा में अब हम पढ़ेंगे आपका तत्पुरुष समास। ये अव्ययी भाव समास आपका कंप्लीट हो गया मित्रों। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप इन कक्षाओं को यहाँ देववाणी संस्कृतम ऐप पर जाकर के पढ़ें, संपूर्ण समास के और लघु सिद्धांत के व्याकरण के अच्छे मर्मज्ञ बने। चलिए मित्रों इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं, आगे की कक्षा में आपसे मिलते हैं नए समास तत्पुरुष के साथ में। अस्तु सर्वेभ्यो नमः।